जितना खाने के लिए जरूरी है। हर आदमी की डाइट फिक्स कर दी कि आधा किलो एक आदमी को, साल में इतने किलो, 5 आदमी तो इतने किलो। बाकी अनाज आपके घर में नहीं मिलना चाहिए, सब बाजार लाओ। इस तरीके से उसने नहीं। अब ये तभी सफल हो सकती थी अब राजा जब तक स्ट्रांग रहे। तो जब तक अलाउद्दीन रहा तब तक तो सब कुछ ठीक रहा। अब इतनी योजना बनाने वाला आदमी 24 घंटे पागल रहेगा। एट लास्ट में क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी पागल हो गया। जब पागल हो गया तो उसका बेटा था आपका खिज्र खां, वो राजा बनता है। उसका कोई रोल नहीं रहता, बाजार नियंत्रण नीति फेल होती है। और याद रखना, जब ऐसी नीति फेल होती है तो सारी अर्थव्यवस्था डगमगा जाती है। इसके बाद आया मुबारक खिलजी। कुछ भी अटपटा क्वेश्चन पूछा जाए, कोई जो दुनिया में नहीं कर सकता काम, वो काम मुबारक खिलजी करता था। आपको लगे कि ऐसा काम दुनिया में कोई नहीं कर सकता, तो याद रखना ऐसा काम मुबारक खिलजी नहीं किया होगा। एक काम तो यह है कि मुबारक खिलजी स्वयं को पैगंबर मानता था, कहता था मैं ही पैगंबर हूं, हाँ, अपने आप को। दूसरा सवाल है कि वो महिलाओं के कपड़े पहन के दरबार में जाता था और जो थोड़े भी झिझका उसके पीछे पड़ जाता था। तो दरबार में आए दिन कुश्ती मची रहती थी। कभी कभी ऐसा होता था कि वो नग्न अवस्था में दरबार में चला जाता था। तो सारी सिचुएशन ऐसी थी कि हमेशा इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, वो आंसर आपको मुबारक खिलजी ही देना पड़ेगा। इसके बाद क्या आता है, खिलजी वंश का धीरे धीरे अंत होता है। उसके बाद हमारा अगला वंश आता है, वो तुगलक वंश आता है। तुगलक वंश का जो शासक होता है उसका नाम होता है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक राजा बनता है। गयासुद्दीन तुगलक की एक ही बात, 2 बातें याद रखनी है आपको। एक तो उन्होंने तुगलकाबाद नगर बसाया। पूछा जाता है तुगलकाबाद किसने बसाया, गयासुद्दीन तुगलक ने बसाया। दूसरा सवाल आता है कि भारत में सिंचाई के लिए सबसे पहले नहरें खुदवाने का कार्य किसने किया, तो याद रखना वो गयासुद्दीन तुगलक ने किया। अब इनका गयासुद्दीन तुगलक का भी एक बेटा था जिसका नाम था जूना खां। जूना खां को, अब पिता राजा है तो तुम भी राजा ही मानो, लेकिन जूना खां को वही टेंशन थी कि हम राजा बने। क्योंकि ऐसा होता है, कुछ लोगों का दिमाग तेज होता है, कुछ लोगों का दिमाग अति तेज होता है। तो याद रखना, जो अति तेज दिमाग के आदमी होते हैं वो हमेशा आतंकवादी सिचुएशन में होते हैं। इसीलिए आतंकवादियों को क्या शब्द देती है प्रेस, मास्टरमाइंड। इसीलिए ओसामा बिन लादेन की प्रॉब्लम ये नहीं थी, ओसामा बिन लादेन की प्रॉब्लम ये थी वो दिमाग से भी आगे तेज था। तो इसीलिए पत्रकार हमेशा लिखते हैं मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन। जो ज्यादा दिमाग चलता है, जिसका दिमाग ज्यादा चलता है, तो याद रखना कुछ भी रचनात्मक नहीं करता है, वो गलत ही सोचेगा। नहीं समझ में आया? जिसका दिमाग कम चलता है वो उतना सोच ही नहीं पाता, तो वो अपना नॉर्मल रहता है। क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक आज जितना लोगों का आज विकसित दिमाग है, उससे भी ज्यादा विकसित दिमाग उसका उस टाइम पे था। तो क्या हुआ, उसने कहा कि पिता को निपटाया जाए कैसे भी। उसने क्या किया, उसने कहा पिताजी आप राजा हो गए, राज्याभिषेक कुछ अच्छा नहीं हुआ। उन्होंने कहा अब हम करेंगे राज्याभिषेक अच्छा, अरे आपके लिए एक अलग से महल बनाएंगे, उस महल में आपका भव्य स्वागत होगा। गयासुद्दीन की समझ में नहीं आया, जिनके दिन बुरे हों उनका दिमाग काम करता ही नहीं। अब हुआ क्या कि मोहम्मद बिन तुगलक ने लकड़ियों का महल बनाया और ऐसा बनाया कहीं एक जगह से डोरी खींचो पूरा महल नीचे मिले। और इसके बाद क्या किया, भव्य स्वागत किया और एकदम से गयासुद्दीन अंदर गए। मोहम्मद तुगलक ने कहा होगा कि साहब हम आ रहे हैं कुछ जल फल लेके। मोहम्मद बिन तुगलक तो जूना खां बाहर निकल आए और वो महल जितने लोग उसमें गए वो महल फंस गया, सब दब के मर गए उसी। अब जिसने प्लानिंग से मारा होगा वो बनावट तो भी करेगा। अब जूना खां ने चिल्लाना रोना शुरू किया, नहीं अब हम क्या करेंगे, अब हम किस राज्य के क्या बात, कुछ नहीं, यही आदमी करता है। अब जूना खां ने कहा अब तो हमारा जिंदा रहना ही बेकार है। लोगों ने कहा अब देखो जो हुआ किस्मत की देन है, हो गया, ऐसा करो कि अब राजपाट संभालो, जनता परेशान है। तो उन्होंने कहा जब पिता ही नहीं रहे तो ऐसे राज्य का हम क्या करेंगे, हमें ऐसा राजपाट नहीं चाहिए। मतलब ऐसे बहाना किया कि कोई जान न पाए कि हमें न मारे।
15 दिन तक बंद कमरे में अंधेरे में, न दाढ़ी न सिस्टम, न खाना न पीना। लोगों ने कहा राजा तो मरा, बेटा भी शोक में मर जाएगा। फिर लोग समझाने आए, नहीं बेटा हो गया, कुदरत की बात, उसमें हम क्या कर सकते हैं, लेकिन जनता बहुत परेशान है। तो कहा देखो परेशान है तो चलो देखते हैं काम करके राजा बन के, अब हमें वैसे मन तो नहीं है। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक जो काम गलत करता है ना, वो 24 अगर कोई चोरी करके आए और उसे पुलिस दिखा जाए तो उसे ऐसा ही लगेगा पुलिस हमारे लिए ही आई है, चाहे वो गश्त पर जा रही हो। एक आदमी थे, उनकी बात हम आपको बताएं। अभी रास्ते में जा रहे थे तो उनके पास एक नाजायज हथियार था। उन्हें जाने पुलिस हमें पकड़ने आ रही है, वो बिना बात भागने लगे। भागते भागते वो कायमगंज आए, कायमगंज ट्रेन में बैठ लिए। उन्हें पास पड़ोस रहेंगे ही नहीं, ट्रेन में भी गश्त चल रहा था। उन्हें जाने पुलिस हमारे लिए आई, गोली वाले सिपाही आ गए। अब वो ट्रेन से फिर कूद पड़े। वो भागते भागते ऐसे इधर से गए, आगे उन्हें कंपनी की पुलिस फिर मिल गई। फिर उन्होंने कहा हमारे बिना बात के 2 दिन तक दौड़े। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी लगता है उसे ऐसा ही लगता है कि ये काम हमारे लिए ही होता है। तो कुल मिला के मोहम्मद बिन तुगलक के अभी मन में था कि हमने नाटक तो खूब कर लिया है, लेकिन हमें ऐसा तो नहीं कि जनता समझ रही हो बात को। हाँ, तो मोहम्मद तुगलक ने क्या कहा, जो भी सोना चांदी था वो जो भी आता था थोड़ा मुंह बनाता था। या उन्होंने कहा कि कुछ समझ में नहीं आता कि महल गिर कैसे गया, तो तुरंत सोना चांदी ले जाओ, नहीं हो गया तो हो गया, अब आगे का काम देखो। तो जितना भी राजकोष था सोना चांदी सब बांट दिया। हाँ, अब जब राजकोष की चांदी बांट देंगे तो राज्य कैसे चलेगा, समझने वाली बात है, राज्य कैसे चलेगा। तो उन्होंने कहा कि अब राज्य नहीं चलेगा तो ऐसा करो टैक्स बढ़ा दो। अब टैक्स उस जगह बढ़ाया जाएगा जिस जगह फसल अच्छी होगी, और सबसे उपजाऊ क्षेत्र उस समय गंगा यमुना का दोआब माना जाता है। इस दोआब में ही टैक्स बढ़ा दिया, और जब किस्मत बुरी हो तो उन्होंने बताया हर काम गलत ही होता। इधर टैक्स बढ़ाया, उधर अकाल पड़ गया। जब टैक्स और अकाल दोनों पड़ गए तो प्रॉब्लम क्या आई कि जब जनता समृद्ध हो तो बड़ा हुआ टैक्स दे, और जब अकाल ही पड़ गया खुद पेट के लिए तो टैक्स कहां पे दे। और अधिकारियों ने बहुत कड़ाई से वसूली की कि हम भाई राजा के विश्वास पात्र हैं। अब भाई ये है कि तुम पे अगर खुदा खास्ता तो पुलिस रोज आए तो 1 दिन छुपोगे, 2 दिन छुपोगे, और पकड़ लिया तो उन्हें कहीं अरे टेंशन नहीं, ऐसा करो भाग चलो छोड़ के। इसी में भलाई है। सब लोग अपनी जमीन जायदाद छोड़ के जंगलों में भाग गए। यानी कहां से गए टैक्स। राजा मोहम्मद बिन तुगलक को मालूम पड़ा कि जनता ही भाग गई, तो मैंने कही अब देखो वो टैक्स गया तो गया, भविष्य का भी टैक्स गया। जब वहां खेती नहीं होगी तो पैसा कहां से आएगा। तो राजा ने कहा ऐसा करो, जो टैक्स बढ़ाया गया वो भी है तो पहले का वो ही माफ कर दो। तो जो मिलने को था वो भी गया, और जनता से कहा कि ऐसा करो आप लोग वापस आ जाओ। अब जनता तो खुशी खुशी वापस आएगी, था वो भी माफ, चलो। अब उन्होंने कहा क्या करें, चांदी है नहीं, लगानी बढ़ रही ना, शासन कैसे चले। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, तांबे की सांकेतिक मुद्रा, आजकल जो हमारी पैसा चलता है कैसा है, सांकेतिक है। कैसा है, सांकेतिक है। सांकेतिक मतलब समझते हैं, सरकार का है ये रुपए की वैल्यू जो है वो इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये सांकेतिक वैल्यू है, सिर्फ संकेत है कि ये 100 रुपए है, उसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं। पहले क्या चलते थे, चांदी और सोने के सिक्के चलते थे। अगर वो बंद भी कर दें तो उनकी मौद्रिक मूल्य स्वयं का इतना होता था कि वो उससे ज्यादा चले जाते थे। तो उसमें क्या हुआ कि वो सांकेतिक मुद्रा चलाई, तो उन्होंने कहा मुद्रा तो बनाओ तांबे की और मूल्य उसका निर्धारित कर दो चांदी में। मतलब मुद्रा तो तांबे की रहेगी लेकिन सांकेतिक मूल्य किसका रहेगा, चांदी का। तो तांबा बहुत सारा पड़ा है, इसके 100 रुपए छाप दो और कहो चांदी के रुपए के बराबर चलेगा। अब ये हमारे यहाँ होता है, हमारे यहाँ क्या होता है, इस रुपए की कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए नोट पे लिखा जाता है कि मैं धारक को 100 रुपए का या 500 रुपए का रुपए देने का वचन अदा करता हूं। इसका मतलब समझते हैं नोट पे क्यों लिखा होता है। अगर ये नोट आपका बंद हो जाए, नहीं चले, तो इसके एवज में मैं गारंटी लेता हूं कि आपको हम 100 रुपए देंगे। ये है सांकेतिक मूल्य। अगर कल सरकार इसे बंद कर दे तो ये 2 रुपए किलो में नहीं लेगा कोई। 500 के जो नोट हैं वो 2 रुपए किलो में नहीं लेंगे, क्योंकि वो न गलेंगे न सड़ेंगे, कुछ उनका बनवा ही नहीं पाएगा, मांगी कागज गलत हो जाता है। तो कुल मिला के क्या है, सांकेतिक मूल्य है हमारा। इसी तरह का सांकेत जो आज हमारी सरकारें चला रही हैं,
वो चीज मोहम्मद बिन तुगलक ने उस टाइम पे चलाई तो क्या नहीं लगता था समय से बहुत आगे है वो। तो इसके बाद उसने क्या किया, अब उन्हें प्रॉब्लम क्या हुई, बना तो दिया सिक्के, चांदी में मूल्य बना दिया। आदमी आज का ही मक्कार नहीं था, जो उसे धरती पे आया तभी का मक्कार है। उसने क्या किया कि देखा कि तांबे का मुद्रा, सोने की कीमत उन्होंने अपने घर में ठोक लिए। हर सुनार का घर टकसाल हो गया। अब लोग, अब जो इसके लिए प्रॉब्लम क्या होती, सरकार बैलेंस रखती है नोट को, तब चल पाता सांकेतिक मूल्य। अब चूंकि सरकार जितना छाप रही थी उससे दोगुना सुनार छाप रहे थे। अब चांदी के अब हुआ क्या, उन्होंने कहा साहब ये तो गड़बड़ हो गया, सिक्का बहुत हो गया, इतना उन्हें छापा भी नहीं था। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, क्या करोगे बाबा, छोड़ो इसे, वो वापस ले लो और चांदी के देगा उसके बदले में। अब सुना जाता है कि दिल्ली के बाहर तांबे के सिक्कों के ढेर लग गए थे, तो फिर उन्हें चांदी के देने पड़े। अब बहुत बड़ी समस्या बनी, अब क्या किया जाए। फिर कि तो पैसा तो कम है ही, समस्या उससे भी ज्यादा है, और इधर हमला किसी का हो गया ऐसे में तो मर जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया जाए, तो उन्होंने कुछ मत करो। मोहम्मद तुगलक ने कहा राजधानी जो हमारी है वो दिल्ली से हटा लो, इसे उधर ले चलो दक्षिण की तरफ। हमला होता है जब तक संभलो तब तक तो हमलावर दिल्ली पे। तो उन्होंने कहा अगर दक्षिण में ले चलेंगे तो उधर दोनों हिस्सा कवर होते रहेंगे, उत्तर दक्षिण। और ये कहा यहाँ कुछ रहा नहीं, उधर थोड़ा मिल भी जाएगा। और उन्होंने कहा हमले से भी बचे रहेंगे वहां से। तब वायदा योजना आज भी नियम मुताबिक अगर पूछा जाए दिल्ली आपके पास में, इसलिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का आपको देखने का कोई ज्यादा मन नहीं करता। पूछो केरला और अंडमान निकोबार के लोगों को, अगर राजधानी तुम्हारी है तो राजधानी उनकी भी तो है। वो तरसते हैं अपनी राजधानी देखने को, कैसी दिल्ली होगी, कैसा संसद होगा, क्या होगा। तो दक्षिण कायदा के राजधानी बिल्कुल उत्तर में, नियम में वास्तव में नियम मुताबिक कहता है सेंट्रल इंडिया में होनी चाहिए। लेकिन जो आज की सरकार नहीं सोच पाई वो चीज मोहम्मद बिन तुगलक ने सोची। उन्होंने कहा ले चलो राजधानी दिल्ली से दौलताबाद। कुछ विद्वान कहते हैं राजधानी क्यों ले गया, तो लोग कहते हैं कि इससे दुखी हो गई थी जनता, इसलिए जनता सीधा तो कुछ नहीं कह सकती थी, इसलिए गालियों से भरे हुए पत्र से भेजती थी। तो इनके सबसे ज्यादा विरोध में जो थे वो हमारे जियाउद्दीन बर्नी थे। कौन थे, जिन्होंने लिखा है, कौन सी लिखी जियाउद्दीन बर्नी ने, हाँ चलिए आगे। तो बर्नी इनके बहुत खिलाफ में रहता था। इसने क्या किया, पहले राजधानी बदलना था, पहले ऑफिसें बनाते, वहां जाके मंत्री हो तुम रहते, इसके बाद जनता धीरे धीरे पहुंच जाती। इसने ऐसा नहीं किया, इसने कहा कि चलो गाड़ियां बना दो, सब जितने भी हैं, कुत्ते बिल्ली अपने अपने पालतू हो गए। अब प्रॉब्लम ये है कि आदमी की बड़ी प्रॉब्लम होती है, नहीं कितने मन से ये हमने मकान बनाया था, बताओ अब इसका क्या होगा, बताओ इसका क्या होगा, ये हमारा घर रह गया, ये हमारा मकान रह गया, ये हमारी दुकान रह गई। जनता बहुत कष्ट, राजा ने कह दिया तो ना कौन करे, गाड़ियों में बैठ लिए। आधे के ब्लड प्रेशर बढ़ गए, टेंशन में सोच के, आधे तो हार्ट अटैक से मर गए, आधे गर्मी से मर गए। अब जो यहाँ से गए, जिसका आदमी मर गया तो उसे भैया वो दौलताबाद कैसे अच्छा लगे, वो पूरे दिन टेंशन में रहता था। तो मोहम्मद तुगलक ने कहा लगा जनता को रास नहीं आई नहीं राजधानी, मैंने भाग लो इधर से दिल्ली को, फिर उधर से लाद लिए, राधे रास्ते में फिर मर गए। बहुत कुछ आए वो थोड़े बहुत बचे। तो जियाउद्दीन बर्नी ने, इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है कि दिल्ली ऐसे सुनसान हो गई कि कुत्ते बिल्ली भी दिल्ली में नहीं मिल रहे थे। भाई जिसके पालतू थे अपने भर लिया था उन्हें, कुत्ता जो रखता है वो लाद लिया गाड़ी अपने साथ, दिल्ली वालों ने दिल्ली लाद ली। तो उन्होंने कहा था कि दिल्ली ऐसे सुनसान हो गई कि कुत्ते और बिल्ली भी नजर नहीं आते थे। इसके बाद दिल्ली योजना भी उसकी फेल हो गई, राजधानी परिवर्तन योजना फेल हो गई। फिर उसने कहा कि ऐसा करो, विदेशों में हमला बोलते हैं, हिंदुस्तान में तो कुछ है नहीं। तो हमारा जहाँ इराक है जगह थी खुरासान। खुरासान में क्या था, राजनीतिक अस्थिरता थी। राजनीतिक अस्थिरता का मतलब ये था कि वहां का जो राजा था वो फिक्स और क्लियर नहीं था कि कौन होगा। वहां से किसी ने सलाह दी, राजा से कहा कि भाई मोहम्मद बिन तुगलक से कि अभी अच्छा मौका है, यहाँ राजा कोई फिक्स है नहीं, तुम हमला बोल लो तो तुम्हें मिल जाएगा। मोहम्मद तुगलक ने कहा वो मिल जाए तो काम ही सब समस्या हल हो जाए। मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा सेना बनाओ बड़ी सी, अब की बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि चूंकि हम लंबे टूर पे जा रहे हैं तो सेना को 1 साल का अग्रिम वेतन दे दिया।
मतलब 1 साल तक का वेतन भुगतान कर दिया कि अपने अपने घर दे दो जाके, और 1 साल तक का प्लान है, तो पैसा ही मिला, सबने अपने अपने घर दे दिया, खर्च कर लिया जो जिसका था। मालूम पड़ा सेना का वेतन बंटने के 2-3 दिन बाद ही खबर आई कि वहां तो राजा बन गया है। वो सेना ही बेकार हो गई पूरी, अब तो मामला बोलना ही बेकार था। अब क्योंकि वेतन पहले ही दे चुके हैं, अब लौटा कौन देगा उस वेतन को? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा बड़ी समस्या, ऐसा करो सेना तो बन ही गई है, इसका उपयोग ही कहीं करो। तो इधर कराचिल पड़ता है, उत्तरांचल से ऊपर उस समय जगह पड़ती थी पहाड़ों में, उन्हें चलो कराचिल का अभियान करते हैं। अब ये थे मैदान के लड़े हुए, पहाड़ों पे कैसे लड़े? तो बताते हैं वर्णी जी, कहते जिंदा कोई नहीं लौटा, किसी तरह किस्मत से 3 आदमी लौटा है पूरी सेना में से। उन्होंने अपना दुखद वृत्तांत बताया, वो हम लिख रहे हैं। पूरी सेना मारी गई, सब कुछ खत्म हो गया। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा कि सब योजना फेल होती जा रही, क्या किया जाए? उन्होंने कहा उस समय देखिएगा, आप लोगों को याद होगा भारत में अब तक ऊसर भूमि थी, अब से कुछ पहले विश्व बैंक ने योजना चलाई, इसमें ऊसर खत्म हो गया। तो उस टाइम पे याद रखो हिंदुस्तान में कितना ऊसर होगा। तो मोहम्मद तुगलक ने कहा बिना बात की जमीन पड़ी रहती है, इसमें उपजाऊ क्यों नहीं बनाते? इसे ऐसे उपजाऊ बनाओ तो इससे पैदा हो तो कुछ लगाना और मिले। तो उसके लिए उन्होंने विभाग नया पूरा मंत्रालय बना दिया, दीवाने अमीर को ही, और कहा कि इस विभाग का काम जो होगा वो सिर्फ इतना होगा कि यह विभाग सिर्फ ऊसर भूमि सुधार कार्यक्रम चलाएगा। अब अधिकारी तो उस जमाने में ही वैसे ही थे, वैसे ही आज के जमाने में थे। अधिकारियों ने कहा पैसा लेते थे आधा घर पे, थोड़ा बहुत अपना उसमें काम योजना चलाते रहते थे, तो कैसे ऊसर सुधर जाता? ऊसर सुधारने के लिए तो मन से लगना पड़ता। कुल मिला के वो योजना भी इनकी फेल हो गई। जब मोहम्मद बिन तुगलक मरता है तो वर्णी लिखता है कि आज जनता को राजा से और राजा से जनता को मुक्ति मिल गई। अब क्योंकि इसके बाद इसके कोई बेटा नहीं होता है मोहम्मद बिन तुगलक के, जब कोई बेटा नहीं होता तो इसका भतीजा होता है फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक जो है वो राजा बनता है। फिरोज तुगलक की प्रॉब्लम ये होती है कि पितृ पक्ष से तो ये इस्लामिक होते हैं और ये मातृ पक्ष से हिंदू होते हैं। तो जो अमीर वर्ग होता है वो ये सोचता है कि ये तो इस्लाम का कानून सही से लागू करेगा नहीं, इसलिए फिरोज तुगलक मोहम्मद तुगलक से भी ज्यादा इस्लामिक आदमी हो गए। उन्होंने क्या किया, जितना अमीर वर्ग था फिरोज तुगलक ने उसे लाइन पर रखा था, सॉरी मोहम्मद बिन तुगलक ने, अलाउद्दीन ने भी लाइन पर रखा था। लेकिन फिरोज तुगलक ने कहा कि यदि हमें राजा रहना है तो इन अमीर वर्गों की हमें सहायता लेनी होगी। इसलिए फिरोज तुगलक ने सबसे पहले अमीरों को अधिकार देना शुरू किया। पूरी जमीन, और जो जमीन थी खालसा जमीन अलाउद्दीन ने कर दी थी, फिरोज तुगलक ने उसे फिर बांट दिया। इसके बाद क्या हुआ, फिरोज तुगलक ने सबसे पहले हिंदुस्तान पर जजिया कर लगा दिया। जजिया कर लगाया, पूछा जाता है कि ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया, तो ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला जो व्यक्ति था वो फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने जितने भी मंदिर थे हिंदुस्तान के वो ज्यादातर तोड़ दिए थे। जिसमें कभी कोई मंदिर आए कि हिमाचल का ये मंदिर या ये मंदिर, काशी का ये मंदिर, तो उसका आंसर फिरोज तुगलक लगा देना, ठीक है। या तो फिरोज तुगलक होगा या फिर औरंगजेब होगा, ठीक है, इन दो में से। तो दोनों लगभग इधर का पूछा जाएगा तो इधर के विकल्प होंगे, उधर से सवाल पूछा जाएगा तो उधर के विकल्प होंगे। इसके बाद क्या हुआ कि फिरोज तुगलक ने कुछ दासों का जो टाइम था वो फिरोज तुगलक के टाइम पर दास बहुत बड़ी संख्या में हो गए थे। दास भी खरीदे जा रहे थे, गुलाम लोग, ये लोग हर आदमी खरीदता रहता, दासों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई थी। इतनी दासों की संख्या इससे ज्यादा किसी काल में नहीं थी। पूछा जाए सबसे ज्यादा दासों की संख्या किस राजा के टाइम पे थी, तो वो फिरोज तुगलक के टाइम पे थी। इन्होंने एक दासों की सुधार के लिए कि इनकी दास प्रथा खत्म की जाए, इन्हें कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाए, तो सबसे पहले इस दास प्रथा को खत्म करने, सॉरी दासों को सही जगह लगाने का जो काम था वो फिरोज तुगलक ने किया था। इसके लिए इन्होंने एक नया डिपार्टमेंट बना लिया था, एक नया विभाग बनाया था जिसका नाम था दीवान ए बंदगान। तो पूछा जाता है दीवान ए बंदगान की स्थापना किसने की, तो ये फिरोज तुगलक ने की। यह विभाग किसकी देखरेख करता था, तो यह विभाग जो देखरेख करता था क्यों किसकी करता था,
दासों की। इसके अलावा इन्होंने एक और अस्पताल, हाँ, वृक्ष बाग बहुत लगवाए। अगर पूछा जाए तो बड़े मात्रा में बाग किसने लगवाया?